नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की यह परीक्षा बहुत ही अच्छी गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग आज यह जो प्रारंभिक परीक्षा जो प्रश्न पत्र विश्लेषण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसमें साथ साथ अपेक्षित कट ऑफ भी की चर्चा करेंगे। तो आज यहां पर जो मैं परिचर्चा करने वाला हूं वह है ज्योग्राफी विषय का। और आपको बता दें कि यह क्लास नोट्स से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन दोनों के पढ़ाए गए नोट्स से यह काफी आप लोगों को हेल्प मिली होगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को, कैसे प्रश्न आया हुआ है। तो हम आज भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह जनसंख्या का प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए यह बहुत ही आसान है। यूपीएससी कभी भी आपके प्रश्नों को कभी भी आपको फंसाने का प्रयास नहीं करता है, उसी में उत्तर छिपा होता है। अगर इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो यह प्रश्न बहुत ही आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए, इटली यूरोपियन कंट्री है। प्रश्न है क्या, देखिए कि क्या कह रहा है कि उपर्युक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जन्म संख्या के लिए किया जाता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि कहां पर जनसंख्या जो हमारी ग्रोथ रेट है वह माइनस में चली गई है, वहां पर कम है। तो यूरोपियन कंट्री का नाम आएगा, जापान का नाम आएगा, और बगल में दक्षिण कोरिया भी तो काफी डेवलप है, तो उसे हम क्यों पीछे छोड़े। वहां पर भी जो है देखा जाए तो ह्रासमान जनसंख्या की प्रवृत्ति देखी जा रही है। और रही बात नाइजीरिया की, अगर बात की जाए तो नाइजीरिया में तो वृद्धि सबसे ज्यादा है। तो 3 को तो काट दीजिए। अब यहां पर देखिए एलिमिनेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब नाइजीरिया को हटा दीजिए तो 3 देखिए किसमें किसमें है, यानी बी नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब यहां पर देखिए डी नहीं होगा, अब बचा उत्तर ए और सी। तो इटली और जापान तो कंफर्म है। क्या है, इटली और जापान तो कंफर्म है, तो यानी 1 और 2 कंफर्म है, और 1 और 2 और किसी में है ही नहीं। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। यानी इसमें उत्तर क्या हो गया, 1, 2 और 4, यानी दक्षिण कोरिया। कितना आसान था यह प्रश्न, आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। बहुत ही सरलतम से सरलतम प्रश्न था, तो आसानी से इसको आप लोग हल कर लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि हमारे छात्र हैं, आप लोग इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है डी बुकलेट का है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। अब देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोल रहा था ना कि लाल सागर से संबंधित सभी बिंदुओं पर जरूर देखिएगा, माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा। यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि इजराइल हमास युद्ध के बाद यमन के हुती विद्रोही यहां पे आवागमन में काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न किए। कई घटनाएं ऐसी घटित हुई कि अमेरिका जैसे देश को यहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा। तो यह चर्चा का विषय था और प्रश्न भी बन गया। देखिए, तो लाल सागर में क्या है, यहां वर्षा बहुत ही कम होती है, किसी भी रूप में वर्षा नहीं होती है। और अच्छा हो भी क्यों, वहां पर देखिए इसके दाहिने ओर भी मरुस्थल और बाएं ओर भी मरुस्थलीय व्यवस्था है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ, प्राचीन काल में लेखों से पता चलता है कि यहां पहले कभी वर्षा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लाल सागर में वर्षा नहीं होती है। यहां पर देख सकते हैं ये चित्र है, ये जो मानचित्र है, यहां से भी हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये माउंटेन है, अगर ये हवाएं चलती भी हैं तो पैरेलल रहती हैं, तो यहां पर किसी प्रकार की वर्षा नहीं होगी। समझ में आई बात। इधर भी देखिए हिल्स हैं, तो ये जो है हवाएं चूंकि पैरेलल चल रही हैं, तो इसलिए यहां वर्षा नहीं होती। अब बात आती है अगर नदियों की, तो यहां पर नदियां बहती हैं, लेकिन इनमें जो है नहीं पहुंच पाती हैं, यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। इधर से नील नदी देखिए बगल से जाकर के भूमध्य सागर में गिर रही है, लेकिन लाल सागर में नदियां नहीं गिरती हैं। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसमें दोनों सही होगा, इसका उत्तर सही बात है। तो यह जो है दोनों सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
51वां प्रश्न जो आया हुआ है, देखिए सीधे मैंने क्या कहा था कि क्लाइमेटोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। और देखिए प्रश्न धड़ाधड़ आ रहे हैं। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन गैसें दीर्घ विकिरण। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सीधे सीधे एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, यानी पार्थिव। अब देखिए हमारे पास जो सूर्य की किरणें आती हैं शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, ना कि पार्थिव विकिरण की तुलना में। तो ये तो पहला ऐसे ही गलत हो गया भाई। अब गलत हो गया तो अब पकड़ में आ गया कि पहला गलत कौन सा है। पहला कथन किसमें कौन सा दिया? अभी यहीं से आप एक से ही पूरे उत्तर को पकड़ लेंगे, यानी इसका सीधे सीधे उत्तर क्या हो गया? डी है। और कथन दो जो है सही हो गया, एक ही से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यह जो है दीर्घ तरंगों के रूप में, हाँ ये अच्छे अवशोषक अवशोषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में है, लेकिन हम लोगों ने जो ज्यादा उत्सर्जन कर दिया, यही कारण है कि आज ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है। लेकिन हमारी जो वायुमंडल की जो संरचना है, संगठन है, अगर संगठन में बात की जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 99%, उसके बाद शेष जो बचता है उसमें गैसेस और भी हैं, अक्रिय गैसें हैं, हाइड्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक, जलवाष्प है, धूल कण है। ये सब मिल करके वायुमंडल की संगठन के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि डी इसका ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पर देखिए फिर से क्षोभ मंडल आ गया प्रश्न। वायुमंडल सा ही प्रश्न है। वायुमंडल की ये देखिए संरचना, यानी यहां पर वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो वायुमंडल भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। तो इसीलिए देखिए अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई 16 किलोमीटर है। तो हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है? कम होने लगता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ध्रुवों पे तापमान अधिक होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, और विषुवत रेखा पर कम होगा, ठीक। तो यह जो है चूंकि क्योंकि यहां पर ऊंचाई अधिक है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। एक यहां पर देख सकते हैं 32 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो इस तरह से जो है यहां पर यह पहला कथन एकदम सही है। और दूसरा है भूमध्य रेखा पर संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। इसीलिए तो विषुवत रेखा पर रोज वर्षा होती है और इसीलिए भूमध्य रेखी वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस पर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो यहां पर इसका उत्तर एकदम सही है, 52 का ए होगा, यानी व्याख्या भी कर रहा है। अब बढ़ते हैं, देखिए आइसोथर्मल मैप आ गया। जनवरी माह में समतापी रेखा से प्राप्त कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं? समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर डिप्लेशन होता है, विचलित होती हैं, एकदम सही बात है। शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की उपस्थिति, उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल। अब बताइए, गल्फ स्ट्रीम को ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है कि नहीं? सीधा सीधा प्रश्न है, इस पर डिस्कस किया हूं, क्लासरूम में डिस्कस किया हूं, ठीक। तो ऐसे में यह कथन गलत हो जाता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? केवल एक उत्तर होगा, पहला कथन एकदम सही है। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी इसको सही किया होगा। अब बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं, मानचित्र में देख सकते हैं, यह क्या कहा था कि महाद्वीपों में। अब देखिए प्रश्न क्या है, यहां पर देख सकते हैं ना कि महासागर में उत्तर की ओर, महाद्वीप में दक्षिण की ओर विचलित होती हैं। तो क्या दिख रहा है? देख रहे हैं ना, ये दक्षिण की ओर और महासागर में उत्तर की ओर। यह जो है ध्यान रखेंगे जून और जुलाई का बात कर रहा है और आप लोग इसको पढ़े हैं क्लास में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको। अब देखिए कोको जो है घाना, सबसे पहला तो घाना आ गया, तो एकदम अपने आप को कंसंट्रेट कर लिए। 30% कोत डी आइवरी और घाना, ये कहां है? वेस्ट कोस्ट पे, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट कोस्ट पर है। यहां पर याद हो तो मैपिंग कराया था, स्लेव कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, टोगो, बेनिन, घाना, आइवरी को, ये सब क्या है?
यह क्षेत्र कोको के उत्पादक देश हैं। तो ऐसे में इसका उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। एक ही से आपको पकड़ में आ जाएगा, आसानी से इसका उत्तर आप दे दिए होंगे। 99% यह एक्यूरेट होगा आपका उत्तर, मुझे पूरा विश्वास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिए, नदियां हमने कराई थी। अब देखिए क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में। अब यहां पर देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था भागीरथी और अलकनंदा नदी। देखिए पश्चिम से पूर्व कह रहा है, तो भागीरथी अलकनंदा दोनों देव प्रयाग में मिलती हैं, तब गंगा कहलाती हैं। अब देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है, कन्नौज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद यहां पर आप देखोगे गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। कहां से? पीलीभीत के फुलहर झील, यानी यही गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। और यह कहां पर मिल रही है? गाजीपुर, जिसे बनारस की छोटी बहन कहा जाता है, तो गाजीपुर में जाकर के मिल जा रही है। और घाघरा नदी यह हिमालय के, नेपाल हिमालय के मापुतो चुंग ग्लेशियर से आ रही है। और ये कहां मिलती है? छपरा में मिलती है। बलिया और छपरा दोनों जुड़े हुए हैं, तो छपरा में मिल जाती है। और कोशी नदी, अब देखिए उसके बाद गंडक नदी है, ये भी नेपाल हिमालय से आ रही है और पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। और कोशी नदी जो है ये तिब्बत से आ रही है और नेपाल में यह सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। बिहार का इसे शोक कहा जाता है और बिहार के कुरुसेला नामक स्थान में यह गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आता है महानंदा नदी, जो कि कहां से आ रही है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आ रही है, सिक्किम होते हुए, और यह पश्चिम बंगाल के फुल्टा नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। अब बताइए भैया, पश्चिम से पूर्व सबसे पूर्व में कौन हुई? महानंदा। फिर कौन हुई? कोशी। फिर कौन हुई? गंडक। फिर कौन हुई? घाघरा, गोमती। और इसमें दिया क्या है? ऑप्शन। अब आसानी से पकड़ लिए होंगे, अगर हमारी क्लास आप लोगों ने लिया होगा तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को नहीं जाने दिया होगा। गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी। तो इसमें उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको तो गलत नहीं किया होगा। हमारे छात्र इस तरह की गलती नहीं कर सकते, और यहां पर आप मानचित्र में देख ही सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है, चट्टानों के अपक्षय के कारण। देखिए यह क्या है? भौतिक भूगोल का प्रश्न है, फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। अब बताइए, चट्टानों का अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटकर उसी स्थान पर रहना वेदरिंग कहलाता है। तो ये वेदरिंग क्रिया कैसे होती है? वर्षण क्रिया के कारण होती है। तो क्या कह रहा है ना, चट्टानों के अपक्षय के कारण, कारणों में से एक कारण वर्षा है। निश्चित रूप से वर्षा। एक बात बताइए, आप देखिए गांव वगैरह में जो ऊंचा पहाड़ टाइप के या कच्चे मकान होते हैं, वर्षा से लगातार क्या होता है? कच्चे मकान धीरे धीरे कट कट करके गिरने लगते हैं, नहीं अपर्दन होने लगता है कि नहीं? तो इसी तरह से यहां देख सकते हैं चट्टानों के साथ भी यही होता है। ठीक। दूसरा कथन है, वर्षा जल में घोल के रूप में CO2, एकदम सही है। तीसरा है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है। भाई जल है तो H2O, ऑक्सीजन होगा नहीं, सीधे सीधे। तो क्या कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 सही है, एकदम सही है, तथा दोनों कथन एक की व्याख्या कर रहा है, एकदम सही है। अतः उत्तर इसका क्या हो गया होगा? ए हो गया होगा। एकदम सीधा सीधा NCERT में लिखा हुआ है और हम लोगों ने क्लास में भी इसको डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न, यह डी सेट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी। देखिए यह मैप सीधे सीधे आ गया। याद हो तो यूरोप की मैपिंग कराया था, नॉर्थ सी को स्पर्श करने वाले, याद हो तो मैंने गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी बताया था, कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। और इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, डोवर जल संधि, ये सब मैपिंग कराया था कि नहीं? बताइएगा आप लोग। अभी 3-4 दिन पहले न्यूज में भी बताया था। सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इस बार तो ज्योग्राफी का प्रश्न देख करके एकदम खुशी हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते, कह रहा है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रूस। इसमें से कह रहा है कि ना उत्तरी समुद्र यानी नॉर्थ सी को कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। तो यह देख सकते हैं मानचित्र में, आइए थोड़ा सा देख लें। यह मैपिंग मैं कराया हूं आप लोगों को क्लास नोट्स में, याद हो तो जयपुर वाली क्लास में। तो यहां पर देख सकते हैं यह क्या है? नॉर्थ सी है। यह क्या है? जर्मनी स्पर्श कर रहा है।
नॉर्वे कर रहा है, और यहां बीच में बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड तो यहां पर होगा, मानचित्र देखिएगा। और रूस जो है इधर है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक सी को स्पर्श करता है, ना कि नॉर्थ सी को। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? यहां पर उत्तर होगा जर्मनी और नॉर्वे। यानी केवल दो कथन सही हैं, उत्तर बी होगा। सही किया है, निश्चित रूप से सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिए, जलप्रपात से प्रश्न आ गया, वाटरफॉल से। धुआंधार जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात आया है। तो धुआंधार या भेड़ा घाट जलप्रपात जबलपुर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। खासकर अगस्त के महीने में जरूर घूमने जाएं मध्य प्रदेश। याद है ना, क्लास में डिस्कस किया था। तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार भी है। तो यह पहला तो एकदम सही है। हुंडरू जलप्रपात, हाँ, झारखंड में रांची छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आएगा, सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। और गरसप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, यहां पर है। तो ये किस पर है? शारावती नदी पर है, ना कि नेत्रवती नदी पर। तो इसमें क्या हो गया? तीसरा गलत है, एक और दो सही है, यानी केवल दो कथन। अतः उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। यहां मानचित्र में देख सकते हैं, यह जो है आपको कुछ यहां जलप्रपात मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं, यह चित्रकोट जलप्रपात है, जैसे यहां पर देख सकते हैं, यह जोग जलप्रपात है, गरसप्पा इसे कहते हैं, जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी। और भी जलप्रपात यहां दिया गया है। तो इस तरह से जो है दशम फाल, ये भी झारखंड में है, ठीक, इसे जरूर देखिएगा। और यहीं पर छोटा नागपुर पठार पर जो है हुंडरू जलप्रपात भी है। और धुआंधार एमपी में होगा, धुआंधार जलप्रपात ये एमपी में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिए, पर्वतों को बताया था, सारे पर्वतों की मैपिंग कराया था, किन किन देशों में फैला हुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला एंडेसाइटिक लावा के लिए जाना जाता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है, और यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में खनिजों से संपन्न, यहां पर ढेर सारा लौह अयस्क कोयला, अच्छे किस्म का कोयला, एंथ्रासाइट टाइप का कोयला पाया जाता है, वह है अपलेशियन माउंटेन। ठीक, यह भी वलित पर्वत है। अब यहां पर जो पहला दूसरा है, इसमें कंफ्यूजन कर दिया है। पहले में क्या कह रहा है कि मध्य एशिया, वासजेस पर्वत मध्य एशिया में नहीं है, वासजेस पर्वत तो यूरोप में है। यहां पर अभी हम आपको दिखाएंगे, आल्प्स माउंटेन के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अभी मानचित्र में दिखाते हैं। तो पहला गलत हो गया। और आपको बता दें, वासजेस माउंटेन वलित पर्वत नहीं है, बल्कि एक ब्लॉक माउंटेन है। और यह जो आल्प्स माउंटेन है, इट इज ए फोल्डेड माउंटेन। तो पहला दूसरा गलत हो गया, यानी दो कथन सही, अतः उत्तर केवल दो होगा, यानी उत्तर इसका बी हो गया। तो यहां मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं, आल्प्स माउंटेन देख रहे हैं ना, स्विट्जरलैंड में, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, लेंचस्टीन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस तक फैला हुआ, और इटली पर। यहीं पर आप देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे, यह देख सकते हैं, यह अपलेशियन माउंटेन है, यह आप देख सकते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और यह देख सकते हैं वॉसजेस जूरा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आल्प्स माउंटेन है, ये क्रम से आता है। तो यह आप लोगों ने इसको भी अगर मैपिंग किया होगा, और हमने पर्वतों को अलग से पढ़ाया था। ठीक है, अब बात आती है जलवाष्प। लीजिए, फिर से वायुमंडल। वायुमंडल में क्या बताया था? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद 78% क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है 21% करीब जो है आपका, जो है ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है। उसके बाद शेष क्या है? यही सब है। तो जलवाष्प क्या है? निचले वायुमंडल के निचले स्तर पर अधिक पाई जाती है। ठीक, और यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होगा, जैसे इस ऊपर की ओर जाएंगे घटता जाता है जलवाष्प। ठीक, और यह जो है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत नहीं, ध्रुवों पर इसका घटता चला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ध्रुवों पर यह घटता चला जाता है। अतः इसका उत्तर क्या हो गया? केवल एक हो गया। ठीक, यानी ध्रुवों पर 0.2% होता है। यानी इसका जो है अगर देखा जाए तो 90% जो जलवाष्प पाया जाता है 0 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। लीजिए,
क्लाइमेटिक रीजन को अलग से पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक। और इस तरह से तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है, यानी यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कम है। और एक बात बताइए, अपने भारत में टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम कहां रहता है? तटीय क्षेत्रों में। पकड़िए। फिर वर्ष भर वर्षण होता है, सही है। वर्षण में भिन्नता यानी 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। देखिए, विषुवत रेखा पर भी वर्ष भर वर्षण होता है, ठीक। टेम्परेचर डिफरेंस भी यहां पर अगर देखा जाए, तापमान अधिक होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है, लेकिन ये बात जो हो रही है तटीय क्षेत्रों की हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसमें समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु है ये, ठीक। चूंकि यहां पर जो वर्षा होती है विषुवत रेखा पर संवहनीय वर्षा होती है, रोज वर्षा यहां पर भी होती है, ठीक, यहां पर भी, लेकिन समुद्री तटीय भागों पर यहां पर भी वर्षा होती है। अब बढ़ते हैं, देखिए कोरियालिस बल को अलग से मैंने कहा था, नोट कर लीजिए कोरियालिस बल होता क्या है। या पृथ्वी के रोटेशन, पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की गति से यह संबंधित है। तो यह पवन के वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, एकदम सही है। और यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है, एकदम सही है। भूमध्य रेखा पर यह नहीं होता, इसीलिए तो विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं आता है। पढ़ाया था ना कि इक्वेटर पर चक्रवात क्यों नहीं आते हैं? तो कोरियालिस बल के जो है कोरियालिस बल के प्रभाव, यानी कोरियालिस बल यहाँ 0 होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। ये क्या है? पृथ्वी की गति की वजह से है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से इसका हमने अलग से बॉक्स में लिखवाया था, याद हो तो यह भी सही किए होंगे। अतः यह 74 का जो प्रश्न है इसका सी होगा उत्तर। और अब बढ़ते हैं, यहां पर देखिए यह दिया गया है, यह एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और यह देख सकते हैं यहां पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लीजिए फिर से आ गया 21 जून, और यह जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है। 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर, अब देखिए अभी जून चल रहा है, सूर्य भगवान जैसे लग रहा है ना कि खोपड़ी पर ही आ गए हैं। तो यानी समर सॉलिस्टिस की बात की जा रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश एकदम यहां पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसीलिए देखिए उत्तरी यानी आर्कटिक पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें, तो यहां पर दिन 12 घंटे से अधिक होगा, यहां पर अधिक होगा। विषुवत रेखा पर 12 घंटे होगा, यहां 10 घंटे होगा, यहां कम होता है, मतलब यहां डार्क हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। तो इसमें क्या होगा? कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, यानी 2 और 4 इसका उत्तर है। अतः उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न, यानी हमारे हिसाब से टोटल कितने प्रश्न अगर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मान के चलिए 15 से 20 यानी 18 के रेंज में प्रश्न आए हुए हैं। कुछ प्रश्नों को इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी आप देखोगे बहुत सारा पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न लड़े हैं। मैं तो इसमें 15 में आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रश्न गलत हो गया होगा। 15 में ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आप लोग 99% एक्यूरेट सही किए होंगे, अगर आप लोगों ने क्लास को ठीक ढंग से किया हो। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो क्लास से बाहर है। तो आशा करता हूं कि इसमें अब इस बार हो सकता है थोड़ा सा पेपर की प्रकृति भी हमें, अब पॉलिटी वगैरह का अगर देखा जाए तो टोटल इसकी कट ऑफ बताई ही जाएगी, लेकिन मेरी तरफ से यहां पर देखा जाए तो ज्योग्राफी में अगर जिन लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी ऊपर हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और मैपिंग को मैं बार बार बोलता रहता हूं कि लगातार देखते रहिए, और कितना लाभ मिला है आप लोगों को। ये देख रहे हैं यहां पर ये समर सॉलिस्टिस के बारे में बताया है। तो इस तरह से खूब अच्छा है, आप लोग इसको एक बार मिलान करिए और मुख्य परीक्षा के लिए अपना कमर कस लीजिए। और निश्चित रूप से इस बार हमारे बहुत सारे छात्र पीटी क्वालिफाई करने वाले हैं। और आप सब लोग से है, जो लोग भी देख रहे हैं इस चैनल को, प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग जो है लगातार हमारे साथ बने रहें। बाइजू लगातार नई नई पहल आपके लिए लाता है, और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस बार कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकती है। अब यहीं पर हम लोग इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।